गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज। आज मैं आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। बायोलॉजी सेक्शन है, जीव विज्ञान का है। हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, हम जो भोजन खाते हैं उससे ऊर्जा कैसे बनती है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा कैसे बनती है, एनर्जी कैसे प्रोडक्शन होता है। इससे जानने के लिए तो सबसे पहले हम आपको कोशिका के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं जीवों का शरीर, कोई भी जीव, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सारे जीव हैं जिसमें जिनका शरीर होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका को बोलते हैं सेल। जीवों का शरीर छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बना होता है जिसे कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसी सेल में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये जो कोशिका है, ये देखिए ध्यान से, ये प्लांट सेल में बना रहा हूँ आपको। ये प्लांट सेल है, ये आपका ये आपका जो प्लांट सेल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये प्लांट सेल है। ये आपका प्लांट सेल है। ये इसमें एक भाग होता है केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने भी की थी, और ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस कोशिका में बहुत से कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम है, हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ढेर सारे वगैरह वगैरह क्वेश्चन इसमें आपके कोशिका अंग पाए जाते हैं। जिसमें से जो टॉपिक पे मैं चलता हूँ, दोहरी झिल्ली से बना एक कोशिका अंग होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि यहीं ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा का उत्पादन यहीं होता है। ऊर्जा का उत्पादन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एक प्रक्रम होता है, एक प्रक्रम जिसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन इंग्लिश में सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। इस प्रक्रम के दौरान ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसमें आपके कोशिकीय श्वसन में क्रेब्स साइकिल आता है, ग्लाइकोलिसिस पहले आता, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तीन प्रक्रम प्रोसेस होते हैं कोशिकीय श्वसन में। इस प्रक्रम द्वारा आपको फिर से बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है बिकॉज यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। किस प्रक्रम द्वारा? कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और इसमें तीन भाग आते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। तो मैं यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन बता रहा हूँ, तो ये भाग होगा कोशिका। अब हम जानते हैं दो तंत्र इसमें भाग लेते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जो पाचन तंत्र है इसके द्वारा भोजन हम खाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा शरीर, जीवों का शरीर कैसे बना होता है वो आप देख सकते हैं। हमारा शरीर कोशिका से बना होता है। कोशिकाएं जो मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है, टिश्यू बनाती हैं। ऊतक से अंग बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जो मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देख लीजिए, अब मैं बता दे रहा हूँ ध्यान से। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से जीवों का शरीर बनता है। सेल को बोलते हैं कोशिका। कोशिकाएं से मिलकर बनते हैं ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से जीवों का शरीर बनता है। ये क्रम होता है। तो हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बहुत से अंग तंत्र होते हैं, और सभी प्रकार के जो अंग तंत्र होते हैं उनका काम अलग अलग होता है। जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका काम है भोजन को खाना, ग्रहण करना, उसको पचाना। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में सांस लिया था श्वसन होती है।
हम इसके द्वारा ही सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। तो जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, अंग तंत्र हैं, सबके अलग अलग अपने अपने काम हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में बताऊँगा और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हम कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे आता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका माउथ है और ये आपका स्टमक, इसके बाद आंतें आती हैं, फिर एनस होता है। ये आपका माउथ होता है, ये ग्रास नली होती है, ग्रास नली ओसोफेगस बोलते हैं, ओसोफेगस, और ये ग्रसनी होती है, फायरिंग्स बोलते हैं, फायरिंग्स बोलते हैं, फायरिंग्स, ग्रास नली, ओसोफेगस, ग्रसनी, फायरिंग्स, फायरिंग्स, ये फायरिंग्स, ये स्टमक है जिसे बोलते हैं अमाशय बोलते हैं, अमाशय स्टमक। ये आंत होती है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, ये आंत होती है। आंत दो भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं और बाद यह लास्ट में आपके इसी का भाग गुदा होती, एनस बोलते हैं। तो ये माउथ है, यहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। जब हम भोजन खाते हैं, देखिए भोजन के पचने के 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज। पहला स्टेज में भोजन का ग्रहण करना, इंजेक्शन ऑफ फूड बोलते हैं, भोजन का इंजेक्शन होता है। उसके बाद भोजन जाता है, चबाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर आपका इजेशन होता है। तो 5 प्रोसेस आपकी होती है। इंजेशन, ध्यान से देखिएगा, इंजेशन अंतर्ग्रहण होता है, जब भोजन हम खाते हैं, लेते हैं, उसे बोलते हैं इंजेशन। दूसरा जो होता है डाइजेशन होता है, भोजन को पचाना होता है। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और शोषण होता है। चौथा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और चौथा है इजेशन। ये 5 घटनाएं होती हैं जब भोजन हम खाते हैं। भोजन खाने से लेकर भोजन के पचने तक का ये 5 प्रोसेस, इसमें भोजन हम ग्रहण करते हैं, इंजेशन बोलते हैं। जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो उसका पाचन होता है। मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ। डाइजेशन, पाचन क्या है? देखिए, जब हम भोजन खाते हैं, भोजन खाते हैं तो जटिल और अघुलनशील होता है। आप सोचोगे कि जो भोजन होता जाता कहाँ है? भोजन पचने के बाद कोशिकाएं उसको लेती हैं। आप जानते हैं जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कोशिकाओं से बना होता है। अब प्रत्येक सेल को, कोशिका को भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपका क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जो हम भोजन खाते हैं डायरेक्ट कोशिका में चला जाए, ये भी हो सकता है? नहीं, जो भोजन खाते हैं वो डायरेक्ट कोशिका में नहीं जा सकता है, कि कोशिकाएं उन जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को नहीं ले सकती हैं, उनके लिए ये योग्य नहीं होता है। इसलिए नेचर ने हमारे शरीर में एक डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को बनाया है। जो हम भोजन खाएं तो पहले वो जो जटिल भोजन है उस सरल और घुलनशील भोजन में बदल जाए, तब जाकर कोशिकाएं उसको लेने के लिए योग्य हो पाती हैं। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले इजेशन करते हैं, इंजेशन, भोजन ग्रहण कर दिया, फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? अघुलनशील और जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में देखिएगा ध्यान से, तो ये हो गया, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ये हमने भोजन यहाँ खाया, खाने के बाद ये पूरा पाचन तंत्र का आ गया, ये पचा, पचने के बाद ये सब
यहाँ पर ये सब आ जाता है। और जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है जिसका पाचन नहीं हुआ है, जो वेस्ट है, उसको हम गुदा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। यहाँ से इजेशन कर लेंगे। अब ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो आप जानते हैं हमारा मान लीजिए शरीर है, ये हमारा पूरा शरीर है। शरीर की एक एक कोशिकाएं को भोजन चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। उसके लिए मान लिया आपको ये कोशिका है, इसको भोजन चाहिए। इसी तरह करोड़ों अरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में है। एक कोशिका को हम बना के देखते हैं, इसको भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इसको भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दोनों चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जब हमने भोजन खाया, खाने के बाद भोजन पच गया, पचने के बाद जो भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में आ जाता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज के रूप में आ जाता है। ग्लूकोज के आने के बाद ये कोशिका के बाहर, कोशिका के जो बाहर होता है एक प्रकार का द्रव होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। वाह्य कोशिकी द्रव्य बोलते हैं इसको, हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। इसके बाहर यहाँ होता है, ये सब फैला होता है टिश्यू फ्लूइड। समझ लीजिए टिश्यू फ्लूइड है, ये कोशिका है, ये टिश्यू फ्लूइड है, ये टिश्यू फ्लूइड है। अब यहाँ पर जो पचा हुआ पोषक पदार्थ है, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, धमनियां, रक्त वाहिनियां, उसमें जो ब्लड बहता रहता है, ये जो पोषक पदार्थ है उस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड में पोषक पदार्थ आ गया। आप जानते हैं ब्लड का काम क्या होता है? जो पोषक पदार्थ है कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है ब्लड। तो ये जो पोषक पदार्थ है ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड इसको लेकर वो कहाँ छोड़ देता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यहीं पर पोषक पदार्थों को छोड़ दिया। क्योंकि ये कोशिका और ब्लड वेसल्स, ये रक्त वाहिनियाँ, ब्लड है, ये ब्लड, इन्हीं के माध्यम, इनके बीच में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसी के मध्य रासायनिक पदार्थों का लेन देन होता है। कोशिकाओं में डायरेक्ट ब्लड नहीं जाता है। ये जो यहाँ अवशोषित जो पोषक पदार्थ था ब्लड वेसल्स के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं के पास आ गया। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें जो पोषक पदार्थ हैं, इसमें जो पोषक पदार्थ है ब्लड में, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मुक्त कर देती हैं। मुक्त कर दिया यहाँ पर। ब्लड का काम जानते हैं ना, पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाना। कोशिका के अंदर घुसती नहीं है, कोशिका के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहीं पर ये जो ब्लड है, वेसल्स है, उसमें से जो पोषक पदार्थ है लेके आया है पाचन तंत्र से, उसको यहीं पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मुक्त कर देती हैं। और कोशिकाएं इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इस मुक्त पोषक पदार्थ को, जो कि ग्लूकोज के रूप में है, ले लेती है, अंदर कर लेती है। तो इस प्रकार कोशिका को क्या मिल गया? ग्लूकोज मिल गया कि नहीं? ग्लूकोज को मिल गया। अब इस कोशिका को ऑक्सीजन भी चाहिए। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जब हम सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन फेफड़े में गई, ये ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से ब्लड वेसल्स में आ गई, ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर आ गई। इस ऑक्सीजन को भी कोशिकाएं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया कि नहीं? तो याद रखिएगा, कोशिका और ब्लड वेसल्स के बीच में ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, बाह्य कोशिकीय द्रव्य होता है, इन्हीं के बीच रासायनिक आदान प्रदान होता है। तो ब्लड वेसल से यहाँ पोषक पदार्थ आया, ऑक्सीजन आई, तो कोशिकाएं इसको ले ली। अब कोशिका के अंदर यदि कोई खराब पदार्थ बनता है तो ये भी यहाँ आ जाती है,
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाती है और ब्लड वेसल्स इसको यहाँ से ग्रहण करके फिर वापस छानने के लिए भेज देता है किडनी में। तो इस प्रकार की ये प्रोसेस चलती रहती है। तो अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल गया इसको, तो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। ये ऊर्जा जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने 3 प्रक्रम के द्वारा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है और जल मुक्त होता है। और CO2 जो जल होता है आपके शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही उसमें यूज हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कोशिकाओं से बाह्य कोश की माध्यम में आ जाता है। ये बाह्य कोश की माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में आता है, ब्लड इसको फिर ले जाता है, ब्लड के माध्यम को फेफड़ों में पहुंचा जाता है और फेफड़े इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ये ऊर्जा बन गई। ऊर्जा कहाँ इकट्ठी हुई? ATP में। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक यौगिक में इकट्ठी हो गई। तो आपने देखा, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद पच गया, पचने के बाद वो ग्लूकोज के रूप में आया। ग्लूकोज ब्लड वेसल्स के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है। ये एक जो कोशिका है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के माध्यम से रासायनिक आदान प्रदान करता, लेन देन करता है। ब्लड सारे पोषक पदार्थ को, ऑक्सीजन को सब यहाँ छोड़ देता है। यहीं से कोशिकाएं अपनी आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वो लेती हैं। कोशिकाओं का भोजन होता है ग्लूकोज और इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हमारा श्वसन तंत्र देता है। जब यहाँ से ले लिया तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना शुरू कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होगा और साथ में ऊर्जा। ये ऊर्जा ATP नामक ऊर्जा यौगिक में इकट्ठा हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। इस प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और जो CO2 बना है ये फिर यहाँ पर आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और ब्लड के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि जो ब्लड होता है बहुत महत्वपूर्ण भाग है ब्लड का। ब्लड पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले भी जाता है और कोशिका में बने जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको बाहर भी ले आता है, लाने का काम करता है। तो इस प्रकार आपने देखा हमारे शरीर में किस प्रकार ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर कई चीज़ ने भाग लिया, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है यही है पावर हाउस ऑफ द सेल, यहीं पे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए इसको आवश्यक पदार्थ चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फेफड़ों से मिल जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम से, और जो ग्लूकोज होता है वो पाचन तंत्र से मिलता है। पाचन तंत्र क्या करता है? उसको पचाने का काम करता है। तो पाचन तंत्र में यहाँ पर डाइजेशन हो गया था, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। जब यहाँ पर पोषक पदार्थ आ गया तो कोशिकाएं ने क्या किया? उसको एब्जॉर्ब किया। क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ये तीसरी घटना है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति, एसिमिलेशन। और फिर उसके बाद जो खराब पदार्थ बनता है वो बाहर निकाल दिया जाता है गुदों से। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है। इससे पहले मैंने आपको कैसे ब्लड शुद्ध होता है ये बताया था। ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है इसमें बताया। खाना खाया, पचने के बाद ये ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक भोजन पहुँचता है। कोशिकाएँ उस भोजन अर्थात ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा बनाने में करती है। आप इस वीडियो को आगे तक शेयर करें और जिससे जो बच्चे हैं और उनको फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं और आपके लिए अगला जो बायोलॉजी में टॉपिक लाऊंगा, ब्लड के बारे में लाऊंगा, ब्लड क्या है, इसके कौन से भाग हैं, टिश्यू के बारे में, तो लगातार वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।